हेलो एवरीवन, वेलकम टू नियाल क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज हम इकोनॉमिक्स का चैप्टर 3 मनी एंड क्रेडिट स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज मनी, मनी एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी एंड बैंक डिपॉजिट, और वीडियो के लास्ट में हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज चेक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आपको इस चैप्टर के एमसीक्यू और नोट्स का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज इस चैप्टर में हम समझेंगे कि मनी और क्रेडिट क्या होता है। मनी, जैसा कि आपको पता है कि अगर हमें कोई चीज चाहिए तो हम उसके बदले में मनी देते हैं और वह चीज हमें मिल जाती है। तो इसका मतलब है ऐसी कोई भी चीज जिसको देकर हम गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करते हैं वह मनी है। इसी तरह से क्रेडिट की बात करें तो क्रेडिट का मतलब होता है लोन या उधार। यदि हमें किसी काम को करना है और हमारे पास पैसों की कमी हो रही है तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, लोन लेते हैं या उधार लेते हैं। यह लोन हमें बैंक से भी मिल सकता है या फिर अपने फ्रेंड, रिलेटिव्स या किसी भी नोन पर्सन से हमें जो मनी उधार मिलती है उसी को ही हम बोलते हैं क्रेडिट या लोन। तो आज के इस चैप्टर में हम इन्हीं दोनों टॉपिक्स को डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे मनी की। मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज मींस मनी वह चीज है जिसका यूज हम गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सचेंज करने में करते हैं। मनी देकर हम किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज को बाय कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। या दूसरे वर्ड्स में कहें, अगर हमें अपनी कोई चीज बेचनी है तो बेचने के बाद हमें जो कुछ भी रिसीव होता है वह है मनी। मनी डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट टाइप की हो सकती है। जैसे कि अमेरिका में मनी को कहते हैं डॉलर, ब्रिटिश में कहते हैं पौंड और इंडिया में मनी को बोलते हैं रुपीस। मनी का एक और नेम भी है, इसे करेंसी भी कहते हैं। यस, अमेरिका के डॉलर, ब्रिटेन के पौंड और इंडिया के रुपीस, यह सब किसी भी कंट्री की करेंसी है या मनी है। अब हम डिस्कस करेंगे हाउ वर द ट्रांजैक्शंस डन अर्लियर। इट मींस कि पहले जमाने में या पुराने जमाने में ट्रांजैक्शन कैसे होता था। मींस जब मनी नहीं थी तो क्या ट्रांजैक्शन नहीं होता था, या अगर होता था तो किस तरह से होता था। तो इसके लिए आप कह सकते हैं कि अर्लियर टाइम में ट्रांजैक्शन होता तो था, एक्सचेंज होता तो था, लेकिन एक्सचेंज करने के लिए हम यूज करते थे कमोडिटीज का, मतलब गुड्स का। पहले जमाने में डिफरेंट लोगों की जो नीड्स होती थी वह लिमिटेड होती थी और इन लिमिटेड नीड्स को जो है लोग गुड्स का एक्सचेंज कर कर ही पूरा कर लेते थे। मींस जैसे कि एक शू मेकर है, वो शू मेकर को वीट चाहिए, तो शू मेकर क्या करता था कि अपने शूज को ऐसे पर्सन को देता था जिसके पास वीट हो, और जो वीट बेचने वाला पर्सन है उसको भी शूज की जरूरत हो। तो क्या होता था, शू मेकर अपने शूज देकर सामने वाले से उसकी वीट खरीद लेता था। इसी तरह से अगर वीट वाले को क्लोथ चाहिए तो वह क्लोथ मेकर पर जाकर या वीवर के पास जाकर उसे वीट देता था और वीट के बदले में वह क्लोथ ले लेता था। तो इस तरीके से अर्लियर एज में लोग जो है मनी का यूज ना करके अपनी गुड्स को ही एक्सचेंज करते थे या कमोडिटीज को ही एक्सचेंज करते थे। जैसा कि आपकी पिक्चर में भी दिखाई दे रहा है कि डिफरेंट पीपल के हाथ में डिफरेंट टाइप की कमोडिटी या गुड्स हैं और ये लोग एक दूसरे से एक्सचेंज कर रहे हैं। तो इस तरीके से कमोडिटीज का एक्सचेंज करके लोग जो है अपनी नीड्स को पूरा करते थे। तो इस तरीके से जब गुड्स के बदले में गुड्स का डायरेक्ट एक्सचेंज होता है तो इस सिस्टम को बोलते हैं बार्टर सिस्टम। और जिस इकोनॉमी में इस तरीके से गुड्स के बदले में गुड्स का एक्सचेंज होता है या कमोडिटी का एक्सचेंज होता है, उस इकोनॉमी को बोलते हैं कमोडिटी इकोनॉमी।
तो यहां पर आप पिक्चर में भी देख रहे होंगे, एक पर्सन अपनी ग्रेनरी को देकर उसके बदले में क्या ले रहा है, फिश ले रहा है। लेकिन ये बार्टर सिस्टम की कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं, जैसे कि बार्टर सिस्टम तभी पॉसिबल हो सकता है जब यहां पर डबल को इंसिडेंट्स ऑफ बॉन्ड्स हो। अब डबल को इंसिडेंट्स ऑफ बॉन्ड्स क्या होती है? डबल को इंसिडेंट्स ऑफ बॉन्ड्स होती है कि जब दोनों ही पार्टीज, जिसमें सेलर और बायर मतलब खरीदने वाला और बेचने वाला, एक दूसरे से अपनी जो कमोडिटी है, जो गुड्स है, उसको सेल और परचेज करने के लिए एग्री हो जाए। इट मींस कि यह बार्टर सिस्टम में एक्सचेंज तभी पॉसिबल होगा जब हम दोनों को एक दूसरे के सामान की जरूरत होगी। फॉर एग्जाम्पल, शू वाला अपने शूज को तभी व्हीट वाले से एक्सचेंज कर पाएगा जब व्हीट वाले को भी उसके शूज की जरूरत होगी। मान लीजिए कि शूज मेकर को व्हीट की जरूरत है, लेकिन जो व्हीट सेलर है उसको उसके शूज की जरूरत नहीं है, तो इस कंडीशन में गुड्स का एक्सचेंज नहीं होगा, क्योंकि यहां पर दोनों को एक दूसरे की गुड्स की नीड नहीं है। अगर दोनों को ही एक दूसरे की गुड्स की जरूरत है तब तो यह एक्सचेंज पॉसिबल हो पाएगा। तो इस सिचुएशन को बोलते हैं डबल को इंसिडेंट्स ऑफ वांट्स। वांट्स मतलब नीड, मतलब जब दोनों ही पार्टीज को एक दूसरे की गुड्स की नीड हो या वांट हो तभी यह एक्सचेंज पॉसिबल हो सकेगा, और इस सिचुएशन को बोलते हैं डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। और अगर ये नहीं होगा तो एक्सचेंज नहीं होगा। तो इसी वजह से अगर आपको बार्टर सिस्टम अडॉप्ट करना है तो उस सिचुएशन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। तो इस तरह से आप समझ ही गए होंगे कि डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स क्या होता है। दूसरी प्रॉब्लम जो बार्टर सिस्टम में आती है वह आती है एब्सेंस ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। मींस कि सामने वाले की चीज कितने की है और मेरी चीज कितने की है, उसकी वैल्यू मेजर कैसे करेंगे? मतलब कि कितना शूज देना है, मींस वन पेयर ऑफ शूज की क्या कीमत होगी और उसके बदले में कितना वीट देना है, यह कैसे पता चलेगा? तो इस तरीके से मेजर कैसे किया जाए दोनों ही गुड्स को, तो ये एक प्रॉब्लम आती थी बार्टर सिस्टम में। थर्ड जो प्रॉब्लम आती है बार्टर सिस्टम में वह आती है एब्सेंस ऑफ मींस ऑफ सब डिवीजन। मींस ऐसी भी कुछ चीजें होती होंगी जिसको डिवाइड नहीं किया जा सकता। मान लीजिए कि आपके पास व्हीट है और आपको उसके बदले में चाहिए एक हैन या मुर्गी, तो क्या होगा कि आप मुर्गी को डिवाइड कैसे करेंगे? मान लीजिए आपको 2 किलो व्हीट चाहिए, तो क्या आप मुर्गी को हाफ करके देंगे? और हाफ करेंगे तो कितना करेंगे, कितनी क्वांटिटी देनी है? तो कई बार ऐसा होता है कि जिस चीज को हम एक्सचेंज कर रहे होते हैं उसको डिवाइड नहीं किया जा सकता, तो इस तरीके की डिवीजन की प्रॉब्लम भी कई बार आती है बार्टर सिस्टम में। थर्ड प्रॉब्लम जो बार्टर सिस्टम में फेस करनी पड़ती थी वह थी डिफिकल्टीज इन स्टोरिंग वेल्थ। इसके लिए एक एग्जांपल और देखते हैं। मान लीजिए आप प्रोडक्शन करते हैं वेजिटेबल्स का, सब्जियां उगाते हैं, तो यहां पर जो वेजिटेबल्स हैं वो आपके पास एक तरीके की मनी है। अगर आपको क्लोथ चाहिए तो आप क्लोथ सेलर को कुछ वेजिटेबल देंगे और क्लोथ सेलर उसके बदले में आपको कुछ क्लोथ देगा, तो उस समय तो ये एक्सचेंज पॉसिबल हो गया मान लीजिए। लेकिन मान लीजिए एक हफ्ते बाद आपको फिर से व्हीट चाहिए, तो आप क्या करेंगे कि आपको अब भी जो है वेजिटेबल उसको देकर व्हीट लेना पड़ेगा, और अगर आपकी वेजिटेबल एक हफ्ते बाद खराब हो गई तो आप क्या करेंगे? मतलब आप वेजिटेबल को लॉन्ग टाइम तक स्टोर करके नहीं रख सकते, क्योंकि लॉन्ग टाइम तक स्टोर करने के बाद जो है वो खराब हो जाती हैं, और एक हफ्ते बाद तो आपकी वेजिटेबल खराब हो गई, तो अब आप व्हीट से एक्सचेंज कैसे करेंगे?
तो इस बार्टर सिस्टम में गुड्स की स्टोरिंग जो है वो भी एक डिफिकल्टी थी कि कुछ गुड्स ऐसी होती हैं जिसको स्टोर करके नहीं रखा जा सकता। तो इस तरीके की प्रॉब्लम जो है वो बार्टर सिस्टम में लोगों को फेस करनी पड़ती थी। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम थी वह थी डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। मतलब आपको ऐसा पर्सन ढूंढना पड़ेगा जिसको आपकी चीज की जरूरत भी है। तो इस तरीके का जो कोइंसिडेंस है वो नहीं मिल पाता था, जिसकी वजह से बार्टर सिस्टम में एक्सचेंज करने में प्रॉब्लम आती थी। तो इसके बाद क्या हुआ देखते हैं। इसके बाद लोगों को एक ऐसी कॉमन चीज की जरूरत महसूस हुई जो सब लोग इजीली एक्सेप्ट कर सकें, उसको मेजर कर सकें, उसको डिवाइड कर सकें और उसको स्टोर कर सकें। तो वह कॉमन चीज निकल कर आई मनी। आज हम मनी का यूज करके अपनी सभी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकाल लेते हैं, क्योंकि मनी एक ऐसी चीज है जिसको सब लोग इजीली एक्सेप्ट कर लेते हैं। हम उसको इजीली काउंट या मेजर भी कर सकते हैं, हम उसे डिवाइड भी कर सकते हैं और उसे स्टोर भी कर सकते हैं। मतलब हम अपनी एक्स्ट्रा मनी को सेव भी कर सकते हैं। इस तरीके से मनी जो है बार्टर सिस्टम की सभी प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन था। अब हम देखते हैं कि मनी को एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज क्यों कहा जाता है। जैसा कि आपने देखा है कि जब हम मनी का यूज करते हैं तो मनी उस एक्सचेंज प्रोसेस में एक रोल प्ले करती है। वो रोल होता है इंटरमीडिएट का। मतलब वो एक ऐसा इंटरमीडिएट स्टेप होता है जिसकी वजह से डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स की जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन हो जाता है। मतलब आप क्या करते हैं, अब आप एक्सचेंज करते हैं कि मान लीजिए शू मेकर को वीट चाहिए, तो शू मेकर क्या करेगा, अपने शूज को किसी को भी बेच देगा और उसके बदले में उसे क्या मिलेगा, उसे मिलेगा मनी। अब उस मनी का यूज करके वह इजीली जो है वीट खरीद सकता है। और अगर वीट वाले को चाहिए क्लोथ, तो वो क्या करेगा कि उसी मनी का यूज करके अब वो क्या कर लेगा, क्लोथ खरीद लेगा। तो इस कंडीशन में इन सबके बीच में जो एक इंटरमीडिएट चीज हुई वह थी मनी। और इस मनी ने डबल कोइंसिडेंस की जो प्रॉब्लम थी उसका पूरी तरीके से सॉल्यूशन कर दिया। यहां पर मनी ने एक्सचेंज प्रोसेस में इंटरमीडिएट का रोल प्ले करा है, इसी वजह से इसे मीडियम ऑफ एक्सचेंज भी कहते हैं। अब हम बात करेंगे करेंसी की या मनी की कि हमारे अर्लियर एज में या पास्ट में किस तरीके की मनी यूज होती थी। क्या हमेशा ऐसे ही जैसे आज आप मनी देखते हैं ऐसे ही हुआ करती थी? नहीं, ऐसा नहीं था। जब बार्टर सिस्टम था तो उस समय मनी हो सकती थी, कैटल भी हो सकते थे, ग्रेन्स भी हो सकती थी, शेल्स भी हो सकते थे, या कोई भी कॉमोडिटी, कोई भी गुड्स एज ए मनी होता था। उसके बाद धीरे धीरे मनी कन्वर्ट हो गई गोल्ड, सिल्वर, कॉपर कॉइन्स में। मतलब अब मेटल के कॉइन्स जो हैं वह बनने लगे और यह कॉइन्स जो होते थे वो प्रीशियस मेटल के होते थे, मतलब महंगे मेटल के होते थे, जैसे कॉपर है, गोल्ड है, सिल्वर है। तो अब जब कॉइन्स आए तो वो प्रीशियस मेटल के होते थे, क्योंकि यह मेटल महंगा होता है, प्रीशियस होता है, तो इस वजह से अब इस मेटल का यूज बंद कर दिया गया है। और अब जो आज की मॉडर्न करेंसी है नोट्स एंड कॉइन्स। इसके अलावा हम चेक का यूज करके भी डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सचेंज कर सकते हैं। आज आपने देखा होगा कि हमारे पास पेपर नोट हैं, और पेपर जो है इसकी अपनी कोई वैल्यू नहीं है, ये प्रीशियस नहीं है, एक पेपर का पीस है जिसे हम नोट कहते हैं। सेकंड जो करेंसी हम यूज करते हैं वह है कॉइन्स, जो डिफरेंट टाइप के मेटल से बनी हुई है। इसके अलावा जो थर्ड चीज है वह है डिमांड डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट होता है आपके बैंक में रखी हुई जो मनी है उसे डिमांड डिपॉजिट कहते हैं, जिसका यूज हम आज चेक, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड के थ्रू कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये होती है मॉडर्न करेंसी, जिसे हम आज एक्सचेंज प्रोसेस में यूज करते हैं।
अब हमारे मन में एक क्वेश्चन आता है, व्हाई मनी इज एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज हम जो मनी यूज कर रहे हैं वह है पेपर नोट और कॉइन मनी या चेक। अब आप इन तीनों को ही अगर नोटिस करें तो इनकी कोई अपनी पर्सनल वैल्यू नहीं है, फिर भी हम इसको यूज करते हैं। अगर नोट है तो केवल वह एक पीस ऑफ पेपर है, फिर भी हम इसको क्यों एक्सेप्ट करते हैं? हम इस पेपर को इसीलिए एक्सेप्ट करते हैं क्योंकि जो ये नोट है ये गवर्नमेंट से ऑथराइज्ड है। हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने इसको अथॉरिटी दे रखी है, जिसकी वजह से हम इसको एक्सेप्ट करते हैं। आपको पता है कि यह नोट कौन इशू करता है? यह नोट इशू करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया काम करता है गवर्नमेंट के अंडर में। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जितने भी हमारे पेपर नोट और कॉइन्स होते हैं उनको इशू करता है, एंड कोई भी इंडिविजुअल पर्सन इन नोट एंड कॉइन्स को एक्सचेंज प्रोसेस में एक्सेप्ट करने से मना नहीं कर सकता। मींस कि वह यह नहीं कह सकता कि मैं इस नोट के बदले में आपको अपनी चीज नहीं बेच सकता। अगर वो ऐसा करता है तो इसे इलीगल माना जाएगा। लेकिन कभी कभी ऐसा भी देखने के लिए आता है कि गवर्नमेंट कुछ नोट्स को बंद कर देती है, जैसा कि अभी आपने कुछ साल पहले देखा होगा कि इंडिया में डीमोनेटाइजेशन हुआ था और उसमें 500 एंड 1000 के जो नोट थे उनको बंद कर दिया गया था और उसके बदले में न्यू करेंसी आई थी। तो उस कंडीशन में अगर आज आप उस पुराने वाले 500 एंड 1000 के नोट को लेकर जाते हैं और सामने वाले से कहते हैं कि आप ये नोट ले लीजिए और उसके बदले में मुझे कुछ सामान दे दीजिए, तो आपको क्या लगता है वह शॉपकीपर आपसे वो नोट एक्सेप्ट कर लेगा? नहीं, वह शॉपकीपर आपसे वह नोट एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि जो हमारी गवर्नमेंट है उसने अब इस 1000 और 500 के नोट्स को क्या कर दिया है? बंद कर दिया है। अब उसके पीछे गवर्नमेंट की गारंटी नहीं है, तो इस वजह से उस बंद किए हुए नोट को अब एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। लेकिन उसके बाद जो गवर्नमेंट ने न्यू करेंसी निकाली है, अगर आप वह देते हैं तो वह इजीली एक्सेप्ट कर लेगा। तो इस तरीके से आपको अब समझ में आ गया होगा कि हम जो करेंसी है, जो नोट है, उसको इजीली एक्सेप्ट क्यों करते हैं, क्योंकि उसके पीछे गवर्नमेंट की गारंटी होती है। अब एक क्वेश्चन और आता है कि हम मनी को बैंक में डिपॉजिट क्यों करते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा कि आपके घर में जो भी इनकम होती है उस इनकम को पूरी तरह से आप कंज्यूम नहीं कर लेते हैं, मतलब खर्च नहीं कर लेते हैं। आपके पेरेंट्स उसमें से कुछ मनी जो है वो बैंक में डिपॉजिट करते होंगे। वह मनी होती है एक्स्ट्रा मनी, जिसको हम अपने फ्यूचर एक्सपेंडिचर्स के लिए डिपॉजिट करते हैं, और वो हम डिपॉजिट करते हैं बैंक में। अब हम बैंक में ही क्यों डिपॉजिट करते हैं और बैंक में डिपॉजिट करने का क्या प्रोसेस होता है? हम बैंक में अकाउंट खुलवाते हैं अपने नाम का, और उस अकाउंट में हम मनी को डिपॉजिट करते हैं। जब हम बैंक में मनी को डिपॉजिट करते हैं तो उसके हमें कुछ फायदे होते हैं। इसमें सबसे पहला फायदा या बेनिफिट होता है कि बैंक में जब हम अपनी मनी को डिपॉजिट करते हैं तो हमारे मन में एक सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू होता है। हमें लगता है कि अगर हम एक्स्ट्रा मनी को, या हमारे पास जो ऐसा पैसा है जो अभी हमारे यूज नहीं आ रहा है, हम बैंक में जमा कर देंगे या डिपॉजिट कर देंगे, तो वह बैंक में घर से ज्यादा सेफ रहेगी। तो पहला बेनिफिट बैंक में मनी डिपॉजिट करने का होता है सिक्योरिटी या सेफ्टी, जिसकी वजह से हम अपनी मनी को डिपॉजिट करते हैं बैंक में। अब सेकंड जो हमें फायदा होता है वह होता है कि इस मनी को डिपॉजिट करने के बाद बैंक हमें बदले में देता है इंटरेस्ट या ब्याज। हम जो कुछ भी बैंक में अपनी मनी डिपॉजिट करते हैं उसके बदले में बैंक हमें इंटरेस्ट देता है। यह इंटरेस्ट
4, 5, 6 का हो सकता है। मतलब 5%, 6% जो है बैंक जो है हमें एवरी मंथ जो है वो एक्स्ट्रा देता है। तो क्या हो रहा है, अब हमें डबल फायदा हो रहा है। हमें अपनी मनी की सेफ्टी भी मिल रही है, साथ साथ हमारी मनी जो है एवरी मंथ इंक्रीज भी हो रही है। तो इस वजह से हम बैंक में अपनी मनी को डिपॉजिट करते हैं। लेकिन जब हम बैंक में मनी डिपॉजिट करते हैं तो क्या वह हमेशा के लिए बैंक ले लेता है? नहीं, ऐसा नहीं होता है। हम बैंक में जो मनी डिपॉजिट करते हैं उस मनी को बोलते हैं डिमांड डिपॉजिट। उस मनी को हम किसी भी समय पर या अपनी डिमांड के अकॉर्डिंग विड्रॉ कर सकते हैं। जब हमें पैसे की जरूरत होगी तो हम बैंक से पैसा निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से जो पैसा हम अपनी डिमांड पर कभी भी निकाल सकते हैं या विड्रॉ कर सकते हैं उस मनी को बोलते हैं डिमांड डिपॉजिट। क्योंकि बैंक जो है 2 टाइप से मनी को डिपॉजिट करता है। एक मनी डिपॉजिट होती है कि हमने उससे कह दिया कि आप जो है इस मनी को 5 ईयर के लिए डिपॉजिट कर लीजिए। मतलब हम बैंक को ये कह रहे हैं कि 5 साल तक आप हमारी इस मनी को डिपॉजिट कर लीजिए, 5 साल तक हम आपको ये मनी वापस नहीं लेंगे। दूसरा, हम मनी जो डिपॉजिट करते हैं वह अपने करंट अकाउंट में डिपॉजिट करते हैं। मतलब हम उसे कहते हैं कि आप हमारी मनी को बस डिपॉजिट कर लीजिए, हम कभी भी जो है इसको अपने अकाउंट से निकाल सकते हैं। तो इस कंडीशन में बैंक जो है वो हमारी मनी को डिपॉजिट तो कर लेता है, वह करता है हमारे करंट अकाउंट में। करंट अकाउंट का मतलब है कि आप उस मनी को कभी भी जो है विड्रॉ कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम अपनी मनी को बैंक से जो कब किसी भी टाइम पर विड्रॉ करते हैं उस मनी को हम बोलते हैं डिमांड डिपॉजिट। आता है कि इस डिमांड डिपॉजिट का हम यूज कैसे करते हैं। डिमांड डिपॉजिट का हम यूज करते हैं चेक के थ्रू। डिमांड डिपॉजिट हमें फैसिलिटी देता है चेक की। मींस हमारे बैंक में मान लीजिए 1 लाख रुपया है और हमें किसी पर्सन से हमने 50,000 की कोई चीज परचेज की, तो क्या होगा, हम उस पर्सन को चेक दे देंगे। उस चेक में हम उस अमाउंट को 50,000 रुपीज जो है फिल कर कर दे देंगे और सामने वाला पर्सन जो है उस चेक को ले जाएगा बैंक में और बैंक से जाकर जो है वो अपने 50,000 रुपीज जो है वो निकाल लेगा। तो यहां पर जो हमारा एक्सचेंज प्रोसेस हुआ, हमने कैश मनी यूज नहीं की, हमने यहां पर उसे चेक दे दिया। और चेक हमने इसीलिए दिया क्योंकि हमारे चेक के पीछे क्या जमा हो रखी है, हमारे पास डिमांड डिपॉजिट है। मतलब हमने बैंक में जो है कुछ जमा कर रखा है और अपने उस डिपॉजिट में से हमने कैश ना देकर एक चेक दे दिया। अब सामने वाला जो है उस चेक का यूज जो है वो कर लेगा अपने पैसे को विड्रॉ करने के लिए। तो यहां पर हमने अपना एक्सचेंज प्रोसेस किया कैश की जगह चेक देकर। तो चेक भी एक तरीके से करेंसी का ही काम कर रहा है। अब देखेंगे कि ये चेक होता क्या है। व्हाट इज चेक? इसकी डेफिनेशन आपके एग्जाम में 1 मार्क्स में आती है, तो आप इसे लर्न कर लीजिएगा। तो चलिए समझते हैं चेक की डेफिनेशन। अ चेक इज अ पेपर इंस्ट्रक्टिंग द बैंक टू पे अ स्पेसिफिक अमाउंट फ्रॉम द पर्सन's अकाउंट टू द पर्सन in whose name the check has been issued. It means चेक एक ऐसा इंस्ट्रक्शन पेपर है जो एक पर्सन बैंक को देता है और यह कहता है कि आप इस चेक पर जो स्पेसिफिक अमाउंट मैंने लिखा है उस अमाउंट को आप मेरे अकाउंट में से निकाल कर उस पर्सन को दे दीजिए जिस पर्सन का नाम इस चेक में मैंने लिखा है। मीन्स चेक एक पेपर ऑफ इंस्ट्रक्शन है जो बैंक को दिया जाता है। आपकी स्क्रीन पर चेक की पिक्चर दिखाई दे रही है। चलिए समझ लेते हैं इस चेक पर क्या लिखा हुआ है। आप देखेंगे कि इस चेक पर पे लिखा हुआ है और पे के सामने एक नाम लिखा हुआ है, वह नेम है अंकिता शर्मा का। मीन्स आपका अकाउंट बैंक में है और आपने अंकिता शर्मा को कुछ पैसे देने हैं।
कितना पैसा या मनी आपने अंकिता शर्मा को देना है वह लिखा हुआ है सेकंड लाइन में। सेकंड लाइन में आपने वह अमाउंट लिखेंगे जो आपको पे करना है, और वह लिखा है 37,000 ओनली। यहां पर आपने जो अमाउंट पे करना है उसको आप लिखेंगे वर्ड्स में, और इसी के साइड में ही आप देखेंगे वही अमाउंट 37,000 लिखा हुआ है नंबर्स में। तो इस तरह से आप चेक में 2 टाइप से अपना अमाउंट लिखते हैं। फर्स्ट में आप वही अमाउंट लिखेंगे वर्ड्स में, और सेकंड जो बॉक्स दिया हुआ है वहां आप उसी अमाउंट को लिखेंगे नंबर्स में। चेक फिल करते समय आप एक बात और ध्यान रखिएगा, यहां पर अगर आप इंग्लिश में लिख रहे हैं 37,000 तो यहां पर आपको एंड में ओनली लगाना जरूरी है। अगर आप केवल 37,000 लिख देते हैं और ओनली नहीं लिखते हैं तो आपका अमाउंट सामने वाला बढ़ा भी सकता है, जैसे कि वह यह लिख सकता है 37,500, क्योंकि आपने ओनली तो लिखा ही नहीं, और आगे वह कुछ भी लिख सकता है, कोई भी अमाउंट लिख सकता है। इसीलिए हमेशा यह ध्यान रखिएगा कि जब भी आप अपना चेक फिल करते हैं तो एंड में आप जो भी अमाउंट लिख रहे हैं उसके बाद ओनली, और अगर आप हिंदी में लिख रहे हैं, मान लीजिए आप लिख रहे हैं 37,000, तो आप एंड में लिखिए 37,000 केवल, और इंग्लिश में लिख रहे हैं तो आप लिखिए 37,000 ओनली। तो इस कंडीशन में सामने वाला आपके इस चेक में किसी भी तरीके का इंक्रीमेंट या लिख नहीं सकता है। और अगर आप नंबर में लिख रहे हैं तो आप देखिए ऑब्लिक का साइन लिखा हुआ है 37,000 के बाद, और इसको लगाना भी उतना ही जरूरी है। इसके बाद आप देखेंगे एक बॉक्स बना हुआ है, इस बॉक्स में आपका अकाउंट नंबर लिखा होता है जो एवरी चेक में पहले से ही लिखा होता है। आप अपने राइट साइड में देखिए, यहां पर आपको सिग्नेचर करने होते हैं, मींस आपने वही सिग्नेचर चेक में करने हैं जो आपने अकाउंट खुलवाते समय वहां पर किए थे। अगर आपके सिग्नेचर में डिफरेंस आता है, मतलब बैंक के पास आपने जो सिग्नेचर कर रखे हैं और इस चेक में आपने जो सिग्नेचर किए हैं, अगर उसमें थोड़ा सा भी डिफरेंस होता है तो बैंक जो है आपकी मनी को ट्रांसफर नहीं करेगा। तो आपको यहां पर वही सिग्नेचर करने हैं जब आपने अकाउंट खुलवाते समय बैंक को करके दिए थे। अब इस चेक में एक और चीज आपको दिखाई दे रही होगी, वह है इस चेक में 2 रेड लाइंस दिखाई दे रही हैं। अगर आप अपने चेक को फिल करते समय इसके कॉर्नर पे 2 लाइंस ड्रॉ कर देते हैं तो इसका मतलब है कि आप बैंक को एक इंस्ट्रक्शन और दे रहे हैं। वह इंस्ट्रक्शन ये है कि आप बैंक को कह रहे हैं कि जो अमाउंट मैंने फिल किया है अंकिता शर्मा के नाम से, वह अमाउंट आप अंकिता शर्मा को कैश में ना देकर उसके अकाउंट में पे करिए। मतलब यह जो साइन है वह है अकाउंट पेई का। अब बैंक को यह इंस्ट्रक्शन मिल गई है कि आपको जो ये पैसा ट्रांसफर करना है वह अंकिता शर्मा को कैश में ना देकर अंकिता शर्मा के बैंक अकाउंट में ही ट्रांसफर करना है। इससे क्या फायदा होता है? इससे यह फायदा होता है कि बैंक के पास यह रिकॉर्ड रहेगा कि आपका पैसा आपके अकाउंट में से निकालकर कौन से अकाउंट में ट्रांसफर हुआ है। इस तरीके से आपको जब भी चेक फिल करना हो तो आप इन सभी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। मुझे उम्मीद है इस टॉपिक से रिलेटेड आपके सभी डाउट्स क्लियर हुए होंगे, लेकिन फिर भी अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो मुझे आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। बने रहिए मेरे साथ मेरे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे लोन एक्टिविटी ऑफ बैंक। थैंक यू सो मच।